अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फोर कॉर्नर्स में मैं हूं शाजिया नैयर और मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत जबरदस्त एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी अपना बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया। अच्छा साजिद साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जहां पाकिस्तान और रशिया के राब्ते हो रहे हैं, वहीं जो है वो अमेरिकी सदर जो बाइडन और सदर पुतिन की भी मुलाकात हुई है। क्या कहेंगे इस मुलाकात के हवाले से, कितनी अहमियत रखती है? देखिए ये जो अब पिछले दिनों में इस वक्त इंटरनेशनल अरीना पे जो हो रहा है, उसकी सबसे पहले जो इससे पहले मुलाकात से पहले G7 समिट हुई। जी। आपको इस मीटिंग को समझने के लिए G7 को समझना भी जरूरी है कि वहां पे जो अमेरिका और दूसरे उसके इत्तेहादीज हैं, उनका मोराल क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है। तो मेरा जो तज्जिया ये है कि G7 में अमेरिका घबराहट का शिकार है, बौखलाहट का शिकार है, और इसके इत्तेहादी जो हैं वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह के यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और दूसरे कई ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि अमेरिका की अब इंटरनेशनल उसकी फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप नहीं है। उसके जो एलाइज हैं वो इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और वो इस तरह लग रहा है कि अब वेट कर रहे हैं कि देखा जाए कि किसके साथ जाना है। अब उसमें जो इन्होंने इनिशिएटिव दिया डेवलपिंग कंट्रीज को $44 ट्रिलियन का, उसको भी आप देखें तो वो जिस तरह यही है कि वो रिश्वत देने वाली बात है। जिस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज के हम आएंगे, उनका वन रोड बेल्ट, वन वर्ल्ड वन रोड जो इनिशिएटिव है उसको किस तरीके से काउंटर करते हैं। और इसके बाद रशिया के पुतिन साहब से मिलना, मैं उस पर मैंने जो खास कर जो चीजें देखी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो इकट्ठी नहीं की गई, उसको समझना बड़ा जरूरी है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पुतिन जो है वो शर्मिंदा करना चाहते थे जो बाइडन को ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी जो फेल हो रही है उसके हवाले से, और कई चीजें जो अमेरिका के अंदर हो रही हैं। बाइडन साहब उनके आंसर देने की सलाहियत में नहीं थे, पोजीशन में नहीं थे। इसलिए दोनों कॉन्फ्रेंसें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो दोनों अलग अलग की गई। यहां पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि ये मीटिंग जो थी ये 4 से 5 घंटे होनी थी, लेकिन 3 घंटे से पहले खत्म हो गई। ये उस मीटिंग के फ्लोर का एक और उसका आप असेस कर सकते हैं कि अपने टारगेटेड टाइम से भी पहले ही ये दोनों की मीटिंग खत्म हो गई। अब उसके बाद देखें कि इसमें दोनों कंट्रीज ने क्या डिस्कस किया है, बाहर निकल के क्या हुआ। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने रशिया से ये अपनी एक लिस्ट लेकर गए थे। बाइडन साहब के ज़हनी हालात आपको पता है शायद इतने स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी उम्र और सेहत के हवाले से इस पोजीशन में नहीं है कि बगैर लिखे कोई चीज कर सकें। एक तो उस मीटिंग में उनके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो टोनी बिल्कन बैठे थे और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी बैठे थे। इनकी 1-to-1 मुलाकात नहीं थी, और उसमें अमेरिका ने जाके रशियन कोलूजन जो इलेक्शन पे उनका एक बयानिया है, उनका एक इल्जाम है रशिया पे कि रशिया इनके इलेक्शन में इंटरफेयर करता है। एक तो उस पर उन्होंने एतराज किया। दूसरा, रिसेंटली यहाँ पे एक रशियन स्पीकिंग जो हैकर थे, उन्होंने यहाँ पे एक पाइपलाइन को, एक जो पेट्रोल की एक जो कंपनी है उनकी पाइपलाइन है, उनके कंप्यूटर हैक कर लिए और उसने फिर उसका तावान भी पे किया। इस तरह के जो साइबर अटैक्स हैं, ये दूसरे नंबर पे था। फिर तीसरे नंबर पे सीरिया को डिस्कस किया गया, उसके बाद अफगानिस्तान, ये सारी चीजें डिस्कस की गई। और उसके बाद जो है वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। मैंने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़े एहतियात के साथ उनको रिवाइंड कर करके सुनी। तो मेरा सबसे ज्यादा जोर जो था वो पुतिन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो जमहूरियत का मजाक उड़ाया, उन्होंने बाइडन साहब की यादाश्त पे भी उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, और उन्होंने ये बताया कि अमेरिका की डायरेक्शन आगे फ्यूचर में किधर है और हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम अमेरिका के साथ चलें। जी। तो ये जाती तौर पे मेरे ख्याल में ये बाइडन साहब का जो ट्रिप था यूरोप का, ये पहला ट्रिप था। यूके गए और उसके बाद इन्होंने G7 में समिट में गए, और उसके बाद इनकी पुतिन साहब से मुलाकात थी। मेरे ख्याल में एक बहुत खूबसूरत, जो किसी ने अगले दिन इसका एक फिक्रे में इन्होंने किसी ने कलम बंद किया, उसने कहा दे अग्री टू डिसएग्री।
तो ये वाकई एग्री इन्होंने किया टू डिसएग्री। ये दोनों एक पेज पे नहीं है। रशिया अब वो समझता है कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हमें इनकी फॉरेन पॉलिसी की जरूरत नहीं है। उनसे सवाल किया गया कि आप ईरान को एक जदीद किस्म का सिस्टम दे रहे हैं मिलिटरीली टारगेट करने के लिए, तो उसके बारे में भी वो सवाल को गोल कर गए। वो हेल्प कर रहे हैं। फिर उन्होंने खासकर सीरिया में मजाक उड़ाया इनकी फॉरेन पॉलिसी का। उन्होंने कहा कि मैं अपने अमेरिकन इनकाउंटर से ये बार बार पूछता हूं कि हाफिजुल असद के बाद आपके पास क्या सोल्यूशन है, तो अमेरिकन जो है वो उनको बताते हैं हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने इस चीज को भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सीरिया को इराक और लीबिया बनाना चाहते हैं। यह तनकीद की उन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इनके, और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उसका हकीकत में देखा जाए तो जो पिछले दौर में जो हमारे अमेरिकन से दूर और अमेरिका जो है वो माजी में गलतियां करता रहा है, जिस तरह की इराक में थी, जिस तरह की लीबिया में थी, और उन्होंने मजाक उड़ाया उसका। और वाकई अब देखना यह है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी दुनिया में क्या समरात लेकर आती है। इस वक्त जाती तौर पे मेरा जो पर्सनल ख्याल है, अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका रिस्पेक्ट इज डिक्लाइनिंग, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका इज फेसिंग इंटरनल इश्यूज, जिसका पुतिन साहब ने भी कहा। इंटरनल कई इश्यूज हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें डिफेंडिंग पुलिस है, यहां पे रेशियल डिवाइड है, और इमिग्रेशन इशू है। कई ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है, लेकिन आने वाले दिन डिफाइन करेंगे। अच्छा, दोनों बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और रूस, दोनों के दरमियान इख्तलाफात तमाम दुनिया को पता है, और कोशिश भी की गई कि ये इख्तलाफात जो हैं वो दोस्ती में बदल सके। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि दोनों ममालिक पास आ सके, और ये जो नफरतें हैं आपस में, जो क्लैश है, ये इनकी ईगो की वजह से जो चल रहा है वो खत्म हो सके? इसका जवाब भी पुतिन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि जितने इल्जामात हैं, जिस तरीके से रशियन इलेक्शन में इंटरफेरेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि हमारे रशियन हैकर जो हैं वो हैक करते हैं, उन्होंने कहा ये सारी स्पेकुलेशन है, इल्जामात हैं। जो भी अमेरिका हमें आज तक देता है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, उसका एविडेंस नहीं देता, उसके पीछे कोई ठोस एविडेंस नहीं होती। हमने कई दफा पूछा, लेकिन उन्होंने इसमें यह भी कहा कि अमेरिका और रशिया रिलेशनशिप, इन्होंने सियासी पॉलिटिकल गेन करने के लिए हालात को खराब किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वाकई अगर आप देखें तो इस पे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उनके रशियन कोलिजन का इल्जाम था जिसको प्रूव नहीं किया जा सका, और कई इसी तरह के इल्जामात हैं। और बिलखसूस उसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बात उनसे पूछी गई कि जो हैकर ज्यादातर रशियन स्पीकिंग होते हैं, आप उनको कंट्रोल क्यों नहीं करते, तो मेरे ख्याल में अगर वो स्टेट फंडेड तो नहीं है, रशियन हैकर्स जो है पूरी दुनिया में जो मर्जी करें, जहां से मर्जी बैठ के करें। अब ये अगर इसको वाइस वर्सा लिया जाए कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को अमेरिका कंट्रोल क्यों नहीं करता हैकर्स को, तो इंग्लिश तो हर जगह बोली जाती है। तो यही हालात अमेरिकन इस वक्त इन इल्जामात के भी हैं। दरअसल अमेरिका और रशिया रिलेशनशिप, इनके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। वो जिस तरह अमेरिका में इस वक्त ब्लैक लाइव मैटर, यहाँ पे एक पॉलिटिकल उसकी सपोर्ट हासिल है उनको, और उसके पॉलिटिकल गेन होते हैं, वो हासिल किए जाते हैं। रेशियल डिवाइड जो है उसको मजीद इंक्रीज किया जा रहा है और उससे पॉलिटिकल फायदे उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रशिया से हालात खराब करके अमेरिकन जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, उन्होंने सियासी इसमें मुफादात अपने हल किए हैं। लेकिन कंक्लूड ये इस तरह हुआ जिस तरह आपने हालात की बात की है, दोनों ममालिक में सफारती रिलेशनशिप बहाल हो चुके हैं। अमेरिका में रशियन एम्बेसडर्स जो है वो वापस आ चुके हैं। अच्छा, साजिद साहब, अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, इन हालात में दोनों रहनुमाओं की जो मुलाकात है, क्या वो खित्ते में अमन के लिए कुछ किरदार अदा कर सकेगी? देखिए, अमेरिका वहां से निकल रहा है। अमेरिका दर हकीकत अगर पूछा जाए तो वहां से डिफीट के जरिए अपनी शिकस्त की वजह से वापस आ रहा है। लेकिन मेरा जो आजकल के तजिए हिसाब से कई ममालिक, इंडिया और कई और ममालिक, बिल्कुल उसमें अमेरिका का भी नाम लिया जाता है कि वो उस खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहता, ताकि वहां पे चाइना जो है उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। अमेरिका कहीं ना कहीं बैठ के दोबारा फिर उस रीजन में अपने अड्डे रखे, अपनी नजर रखे, ताकि चाइना के ऊपर कंट्रोल की जा सके, उनकी ग्रोथ को देखा जा सके। तो अब देखें अफगानिस्तान आने वाले दिनों में वहां से क्या लेकर निकलते हैं। तालिबान जो है वो मुसलसल अपना गेन कर रहे हैं, अपनी एयर बेसिस गेन कर रहे हैं, आर्मी बेसिस टेक ओवर कर रहे हैं।
लेकिन अब भी मेरे ख्याल में ये कबल वक्त होगा कि उसको देखा जाए। अमेरिकन जो इदारे हैं उनकी रिसर्च के हिसाब से तालिबान को 2 साल लगेंगे पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर करने में। अच्छा, साजिद साहब, अभी आपने बात की कि अमेरिका कहीं पर भी बैठकर नजर रखना चाहता है चाइना के, तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन के हवाले से और अमेरिका और अफगानिस्तान जो मुज़ाकरात थे उनमें ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान ने। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने जब अपने फिजाई अड्डों की बात की तो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने कतई तौर पर इनकार कर दिया कि हम अपनी एयर बेसिस नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में पाकिस्तान का जो इनकार है, क्या वो सिर्फ वजीर आजम की जिद है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक मौजूद है कि हम लोग अब मजीद अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा? वजीर आजम साहब ने अगले दिन जो अमेरिकन एक एंकर थे उनको इंटरव्यू में बार बार, बल्कि आजकल वो सोशल मीडिया पे भी एब्सोल्युटली नॉट बड़ा पॉपुलर हो चुका है, वजीर आजम साहब का स्टैंड जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। ये होना भी ऐसे ही चाहिए था कि जिस तरीके से हमें पाकिस्तान को पिछले अदवार में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने झोंका है, हमारे कंट्री को इतने बड़े इम्तिहान में डाला जिसके रिजल्ट में 3 मिलियन अफगानी रेफ्यूजीज आज भी बैठे हैं और 70,000 से ज़्यादा लोग हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते कि वहाँ दोबारा किसी मुल्क को भी पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ये तो एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि ये हमारे वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ पे कायम रहें, क्योंकि तालिबान की तरफ से भी इस चीज़ का कहा गया है कि अगर आप करेंगे तो इसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। लेकिन माजी में, और अगर पाकिस्तान के माजी में देखा जाए तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान ने हवाई अड्डे या दूसरी चीज़ें दी वो मार्शल लॉ मिलिट्री डिक्टेटर्स के टाइम में दी गई। यहाँ मैं हिस्टोरिकली एक चीज़ बताऊंगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, मैं अगले दिन एक बुक में पढ़ रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इवन देन के कोर कमांडर की मीटिंग्स में भी बैठ के वो शमसी हवाई अड्डे और दूसरे अड्डों को की डेफिनेशन क्या करते थे, वो ये कहते थे कि इनको सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए हमने दिया है, यहां से सिर्फ अमेरिकन जहाज तेल लेंगे और या अगर वहां पे कोई हादसा होता है तो तिब्बी इमदाद के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन सारी दुनिया ने बाद में देखा कि उस पर ड्रोन भी वहां से उड़े, वहां से जहाज भी उड़े, और फिर पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट भी आई जिसने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ डील बनाई कि आप अटैक करते रहें, हम उसकी मजम्मत करते रहेंगे। तो ये इन चीजों के इन हालात में अगर पाकिस्तान का माजी देखा जाए तो उसके बारे में भी ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा कि इस पे कोई प्रेडिक्ट किया जा सके कि पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है। लेकिन खान साहब और बाजवा साहब, इट्स अ वंडरफुल डिसीजन, और मैं ख्वाहिश करूंगा कि इस पे कायम रहा जाए और इसको किसी भी, ना सिर्फ मैं अमेरिका की बात करता हूं, किसी मुल्क को भी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे। मैं खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि पाकिस्तान पार्टनर सिर्फ अमन का पार्टनर है, वो खराबी का पार्टनर नहीं है, वो जंग का पार्टनर नहीं होगा इन द फ्यूचर। क्योंकि हमने देख लिया है कि जंगों में जब हमने किसी और की प्रॉक्सी वार लड़ी है तो हमें क्लाशनकोव मिली, हमें हीरोइन मिली, हमारे लोग शहीद हुए, हमारी आर्मी को प्रॉब्लम बना, हमारे हर जगह हर इलाके में बम फटे, हमने उसकी कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मेरे ख्याल में खान साहब, मैं बल्कि दुआ करूंगा खान साहब और बाजवा साहब इन चीजों पे कायम रहें और पाकिस्तान की तरक्की और अमन का बायस बने। अच्छा साजिद साहब, अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो दहशतगर्द कार्रवाइयां अभी से जारी हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का वहां पर होना जरूरी है या नहीं है? और इसके साथ साथ पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंटमैन इत्तेहादी के तौर पर सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान रहा है, तो अब ये दूरियां क्यों हो रही हैं? देखिए, दूरियां एक तो ये है कि अफगान वार जो थी, अमेरिका की जो वार में अमेरिका जाके अफगानिस्तान में बैठा है, 20 साल से ज्यादा की वार, इस दौर में क्या चीजें हुई हैं, तकरीबन 4 से 5 अमेरिकन सदूर जो है प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना एक मैंडेट लेके आता है, अपनी एक फिलॉसफी लेकर आता है, एक मुख्तलिफ पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, वो उन चीजों से आता है और वो अपनी अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं। आजकल के हालात ये हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हर उस चीज को अनवाइंड करना चाहते हैं, हर चीज मुखालफ सिमत में ले जाना चाहते हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। और वो इसको मैं ये कहता हूं कि ये ट्रंप सिंड्रोम है
और उसको बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान को एक एक्सक्लूसिव स्टेटस हासिल था, पाकिस्तान को इस तनाजर से देखा जाता था कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद कर सकता है और सिर्फ पाकिस्तान ही वो कैपेसिटी रखता है, लेकिन आज वो चीज चेंज हो चुकी है। अब इंडिया को भी टेबल पे जगह दे चुकी है, दे जा रही है, हो चुकी है। बल्कि मैं इसमें कहूंगा कि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक धचका है, उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया। इसको प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए था, इंडिया को टेबल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को इस्तेमाल किया। तो इस पे पाकिस्तान को बड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। तो आगे अब देखते हैं कि पाकिस्तान पूरा मन अफगानिस्तान के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तखरीबकारी होती है, अफगानिस्तान के इंटरनल हालात खराब होते हैं, तो वी आर नेक्स्ट टू इट एंड वी हैव सीन इन द पास्ट कि हमारा उस पर क्या, हम पे किस तरह के असरात थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, और उसमें बाजवा साहब के दौरे हैं, हमारे ISI के हेड के दौरे हैं, और दूसरा पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी क़यादत वो मुसलसल इस कोशिश में है कि अफगानिस्तान में पुरअमन तरीके से उसका कोई हल किया जाए, वहाँ पे डील बने। खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बिलखुसूस इस चीज़ का बार बार कहा कि अमेरिका को चाहिए था वहाँ जाने से पहले कोई पॉलिटिकल डील बना के जाते, अफगानिस्तान और तालिबान और करंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक टेबल पर ला के जाते, ताकि इस बाद में खाना जंगी ना होती। खान साहब ने बार बार इसका कहा और मैं एग्री करता हूँ खान साहब से। अच्छा, अमरीकी अफवाज को पहले रास्ता देने का इंदिया दिया गया, उसके बाद उस फैसले से वापस मोड़ लिया। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसा खास प्रेशर है जिसकी वजह से वजीर आजम इतना सख्त स्टैंड लेने पर मजबूर हुए? देखिए, एक तो इसका माजी है, माजी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने सफर किया, एक तो वो वजह है। दूसरा चाइना से पाकिस्तान की कुर्बत, और जितना पैसा चाइना से पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली उन्होंने चाइना को भी देखना है, चाइना को नाराज नहीं करना है। रशिया की अपने वहां पे प्लानिंग है, पाकिस्तान इज लुकिंग टुवर्ड्स रशिया एज वेल। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इन सारे हालात को जब स्टडी किया जाए, और दूसरा इस वक्त अमेरिका के अपने फॉरेन पॉलिसी की जो सिचुएशन है, अमेरिका की जो इंटरनल इश्यूज हैं, इनको देखते हुए डिसीजन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बिल्कुल सही डिसीजन है, सही डायरेक्शन में है। इनको चाहिए आगे बिल्कुल फूंक कर कदम रखें, और बिल्कुल भी किसी एक पार्टी के साथ, जिस तरह पहले फोन जाता था तो सारी दुनिया फौरन स्टैंड बाय हो जाती थी, उस तरह नहीं होना चाहिए। बल्कि हालात हैं भी नहीं वो, ना वो पाकिस्तान के वो हालात हैं, ना इस वक्त अमेरिका के वो हालात हैं। चाइना भी उस वक्त इतना मसल फ्लैक्स नहीं करता था, नहीं था। चाइना इस वक्त इंडिया के साथ सामने है। चाइना को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत है, वहाँ पे रशिया को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत है, वहाँ पे अमेरिका को एक पार्टनर की जरूरत है। अमेरिका ने अपना पार्टनर इंडिया को बना लिया है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि आगे फ्यूचर में बड़ा सोच समझ के सारा कुछ किया जाए। अच्छा, वजीर आजम के ही इंटरव्यू का एक और हिस्सा भी था जो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड था। इस्लामोफोबिया के हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब का सख्त स्टेटमेंट हमेशा सबके सामने रहा है, और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि इस्लामोफोबिया से निकल आए, और जो मुसलमानों के खिलाफ जिस किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, उससे बाज रहें। तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है, तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं उनको लगाम क्यों नहीं डाली जा रही? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि इस्लामोफोबिया क्या चीज है। इस्लाम एक पीसफुल, इस्लाम का मतलब दरअसल पीस है, अमन है। इस्लाम जिस मजहब का, जिस लफ्ज का मतलब ही अमन हो, वो मजहब किस तरीके से तकरीबकारी या शिद्दत पसंदी को प्रमोट कर सकता है। तो ये गलत पिक्चर ड्रा की गई। दूसरा मैं बताना चाहूंगा फोबिया क्या होता है। फोबिया इरैशनल फियर ऑफ समथिंग, इरैशनल, लफ्ज इरैशनल, जो नाजायज हो, जो आप गलत एक किसी को बताया जाए। जिस तरह कहा जाए कि दरवाजे के बाहर कुछ भी ना हो, लेकिन आप बताने की कोशिश करेंगे शेर खड़ा है वहां पे बाहर, इरैशनल, जो लॉजिकल ना हो। तो इस तरीके इसकी वजह क्या है? इसमें दो चीजों को, एक तो इस्लामोफोबिया प्रमोट किया वेस्ट ने, और दूसरी पार्टी कौन सी है? वो मुसलमान है। कौन इस्लाम को मानने वाले कौन है? मुसलमान है। अब वेस्ट ने किस सोची समझी स्कीम के जरिए क्यों किया है? इसकी वजह क्या है? इस्लाम एक तो देखें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन, एक तो इसकी वजह यह है, इसको थ्रेट लिया जा रहा है। दूसरा मुसलमानों का माजी, आप देखें कि मुसलमान जो थे वो यूरोप तक, ऑलमोस्ट आधे यूरोप को वो टेक ओवर कर चुके थे। स्पेन में बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है। आपके सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। आपका ऑटोमन एम्पायर की बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है।
तो इसको वेस्ट में एक थ्रेट के जरिए लिया जाता है। और मैं दर हकीकत अगर आप हिस्ट्री और करंट अफेयर को पढ़ें तो सलीबी जंगें ओवर नहीं हुई, क्रूसेड्स खत्म नहीं हुए। अब उसमें दो चीजें हुई, वेस्ट के साथ फ्रंट सीट पे बैठा इजराइल और ज्यूज बैठे, और ये एक बिल्कुल सोचे समझे तरीके के जरिए ये इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही हैं, एक हाइप क्रिएट की जा रही है। अब मैं साथ बताना चाहता हूं, इस्लामोफोबिया के साथ अटैच किसको किया जाता है? इस्लामिक दहशतगर्दी, इस्लामिक जिहाद को। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। टेररिज्म जो वर्ड था वो निकला था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में। अब दहशतगर्द किसको कहते हैं या तखरीबकार किसको कहते हैं? अब जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा हो उसको भी दहशत, ये इस्लामिक नाम दिया जा रहा है हर जगह पे। अब इस वक्त अगर सोचा जाए पाकिस्तान का नाम लें तो क्या ज़हन में आता है? इसी तरीके से वेस्ट ने इस पे इतना काम किया है कि इस्लाम का नाम लिया जाए तो साथ ही दहशतगर्दी फौरन ज़हन में आती है। एक सिस्टमैटिकल तरीके से किस तरीके से इन्होंने इस्लाम को दहशतगर्दी और इस्लाम को तखरीबकारी के साथ जोड़ा, ये इस्लामोफोबिया है। अब दूसरी पार्टी जो है, एक तो ये वेस्ट का किरदार ये था, अब दूसरी पार्टी क्या है? वो मुसलमान है। आप स्टेट ऑफ इस्लाम देखें इस वक्त, स्टेट ऑफ इस्लाम, स्टेट ऑफ मुस्लिम्स देखें आप। हमारे ज्यादातर शहजादे जो हैं, ज्यादातर शहजादे, उनकी या माए ब्रिटिश है या बाप या उनकी एजुकेशन ब्रिटिश है या उनकी नेशनैलिटियां ब्रिटिश हैं या अमेरिकन है। पाकिस्तानी सियासी शहजादे भी सारे लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। ये एक अलमिया है। उसकी वजह यह है, अलमिया ये है कि वो उनकी कोई सिंपथी नहीं है, ना नेशनलिज्म है कौम के लिए और ना इस्लाम के साथ उनका कोई रिलेशनशिप है। तो इस वजह से ये एक वेस्ट ने बड़े सोचे समझे तरीके के साथ स्लोली ग्रेजुअली एक किस तरीके से दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है उसको हास्टेज कर दिया है उनको। अभी उसकी रिसेंट मिसाल आप देखें कि इजराइल ने मारा फलस्तीन को, और अरब लीग भी फेल और सऊदी लीग भी फेल। सऊदी लीग क्या है? OIC। वो बिल्कुल सऊदी अरब के उनके मुफाद के लिए इकट्ठे होते हैं सारे और उनके मुफाद से पीछे हट जाते हैं। इतने स्ट्रांग हैं कि हमारे खान साहब मलेशिया जा रहे थे और एक कॉल पे वहां से जाने रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। तो ये इस्लामोफोबिया। और दूसरा, और यहां पे वेस्ट में देखें, मैं बल्कि मुझे अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं कि एक अफ्रीकन अमेरिकन का मर्डर जो कत्ल किया है एक पुलिस वाले ने, तो पूरी दुनिया उल्टी हो गई। यहां डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में एक पाकिस्तानी जो फूड डिलीवर करता था, उबर चलाता था, उसको दिन में 2 स्याह फार्म लड़कियों ने घसीट के मारा और वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने कहा यह गाड़ी का हादसा है। 4 लोगों को कनाडा में घसीट के मारा है, इबरत का निशान बनाया है। CNN ने उसकी खबर भी नहीं दी। मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, मैं यही पिछली दफा भी शायद मैंने कहा कि मेरी वो मोमबत्तियों वाली बहनें किधर हैं जो कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उन्होंने क्यों नहीं सड़कों पे निकली बाहर? इस्लामोफोबिया के लिए ये 4 लोग जो कनाडा में मारे गए, खान साहब को तो मैं खैर अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने कहा इस्लामिक दुनिया में इसका कोई रिएक्शन आया है? कोई रिएक्शन नहीं है। न्यूजीलैंड में मस्जिद में घुस के कुत्तों के साथ मारा जाता है मुसलमानों को, उस पर रिएक्शन आता है? नहीं। आपके फलस्तीन में उन्होंने इबरत का निशान बना दिया है, मस्जिद अल अक्सा, जहां हमारा हम पहले उस डायरेक्शन में सजदा करते थे, आज हम सुन होकर सिर्फ खबरें पढ़ रहे हैं उसकी। ये होता है इस्लामोफोबिया। जब आप सिस्टमैटिक तरीके से, जब दुनिया, तभी तो मैं कहता हूं सलीबी जंगें अभी खत्म नहीं हुई, सलीबी जंगें जारी हैं। आप पे अटैक अभी बंद नहीं हुए। ग्रेटर इजराइल का नक्शा कभी देखें तो वो एक हमारे हर मुसलमान के मुंह के ऊपर तमाचा है। उसमें आधा सऊदी अरेबिया आता है, आधा सीरिया आता है, आधा मिडल ईस्ट आता है, और सारे शहजादे उनके साथ हैं। मैं अगले दिन शॉक्ड हो गया था। यूसुफ कोहन जो अभी मुसाद के जो रिटायर हुए हैं, वहां के हेड थे, उनका इंटरव्यू आया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि मेरे दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशनशिप थे और मैं उनके साथ रिलेशनशिप एंजॉय करता था, बिलखसूस UAE के निहान। वो कहते मैं वहां पे जाके उनके साथ अपने मिलता था और वहां अपनी मौज मेला करता था जाके। ये अब अगर ये हालात होंगे इस्लामिक वर्ल्ड के, तो फिर आप इस्लामोफोबिया नहीं होगा तो और क्या होगा? हमारे पाकिस्तान के जो सियासी शहजादे हैं वो लंदन से आते हैं, लंदन चले जाते हैं प्राइवेट जहाजों पे, सिर्फ लूटने आते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं। और हर पाकिस्तानी को पता है इस चीज का, और अलमिया यह है कि हम उसके खिलाफ कर कुछ नहीं सकते। साजिद साहब, 12 बड़े मज़ाहिब हैं पूरी दुनिया में, और
जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ है। आप भारत देख लें, रोहिंग्या देख लें, आप चाइना में देख लें, आप जो अब लीबिया में हो रहा था, जो अब फलस्तीन में हो रहा है, तो ये किसकी नाकामी है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वैसे हर प्रोग्राम में आपने इसके ऊपर बहुत मुदल्लल किस्म के अपने दलाइल भी दिए, अपना तज्जिया भी दिया। क्या कहेंगे कि किसकी नाकामी है? क्यों इस्लाम के खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, इस पे मुझे जो ज़हन में आ रही थी बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इधर इसको आप रेलिवेंट समझेंगे, आप गलत समझें। इस्लाम के साथ यही हो रहा है। हमारे जो मुसलमान जो लीडर होते हैं वो अपनी नाकामी को कह देते हैं जी CIA ने कराया है, अपनी नाकामी को जो बताने के लिए कह देते हैं FBI ने कराया है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कह देते हैं रा ने कराया है, मुसाद ने कराया। अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करना। मैं छोटी सी इसकी एक मिसाल आपको अभी देना चाहूँगा। हमारे इमरान खान साहब पाकिस्तान में आए, तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। सबसे बड़ा मैंडेट लेकर आए कि वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे और लूटा पैसा लेकर आएंगे, वापस मुक्के दिखाते रहे। एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, और बल्कि उल्टा उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि ये हमारा कसूर नहीं है, ये यूरोप का कसूर है। जहां हमारे लोग पैसे लेके जाते हैं ये उनको वहां रख लेते हैं। खान साहब को मैंने उस छोटा सा उसका मेरा जवाब मैं हमेशा देता है, अगर आपका लड़का सिगरेट पीना शुरू कर दे तो आप कोने पे जो सिगरेट बेचने वाली दुकान है जाके उसको खिला देंगे। तो ये बिल्कुल हर मुल्क में इसी तरह हो रहा है। इस्लाम के साथ भी इसी तरह कर रहे हैं। जहां कोई अपने मुल्क में चीज कंट्रोल नहीं होगी कहेंगे CIA करा रही। आप ये बात सुने, आप उनको इंग्लैंड फ्लाई क्यों करने देने की इजाजत देते हैं भाई? आपका पैसा जो लूट के आपके जहाजों पे बैठ के आया ना, आपने इजाजत दी है। फिर आप अभी अभी जो रिसेंट खान साहब की स्टेटमेंट ये थी, अभी तो खैर उन्होंने बरतानिया का दौरा कैंसिल कर दिया, पहले ये आजकल ये मफहूम दिया जा रहा था कि खान साहब जाके मियां साहब को इंग्लैंड से लेने जा रहे हैं। खान साहब आपकी कैबिनेट में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मशवरे दिए थे कि जिनको बाहर जाने दिया जाए। आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं घेरा तंग किया? आपके पप्पू बादशाह रिंग रोड पे बिलियंस रुपया बना के प्राइवेट जहाजों में बैठ के दुबई चले जाते हैं, आप उनके खिलाफ घेरा तंग क्यों नहीं करते? लाहौर का रिंग रोड है, वो बैरिया टाउन का उन्होंने उसको रोक के रखा हुआ है, उनको रिलीफ दी जा रही है, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं घेरा तंग करते? खान साहब के लिए मैंने हमेशा ये मशवरा देता हूं, अपनी टेबल पे लिखें तहरीक इंसाफ। मैं तहरीक इंसाफ का वजीर आजम हूं, ये टेबल पे होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ की अगर ट्रांसलेशन नहीं है, इंसाफ का मतलब जस्टिस है। अगर आप 5 सालों में जस्टिस ना दे सके तो किस मुंह से वोट मांगेंगे आप? तो यही बात है हमारे साथ हर जगह पे, और हर जगह हर कंट्री में यही हो रहा है। आप देखें किस तरीके से इंडिया में जो किया जा रहा है, कश्मीर में जो किया जा रहा है, फलस्तीन में अभी जो रिसेंटली हुआ है, ये हर जगह इबरत का निशान है। और जब देखेंगे कि उनके ऊपर हर एक के ऊपर एक ऐसा करप्ट लीडर बैठा होगा, चाहे वो फौजी लीडर हो चाहे सियासी लीडर हो, वो मैं इसके बारे में अगर आप कहें तो इसके आखिर में एक शेर जरूर फैज अहमद फैज का पढ़ना पसंद करूंगा। अगले दिन मुझे वो शेर बड़ा स्ट्राइक किया उसका। वो कहते हैं, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। ये 73 साल, मेरा 73 साल के डाके, 73 साल के, मेरा मकसद है लतीफे, हमारी हुकूमतें नहीं है, लतीफे हैं। ये अलायंस हैं कौम को लूटने के, सियासी अलायंस हो या दूसरे अलायंस हो। इन अलायंस से अब अल्लाह ही बचा सकता है, वरना अभी तक ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, अभी तक नो रिलीफ इन साइट। वो कहते हैं ना कि जब मरीज को इमरजेंसी में लेके जाते हैं, एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर कोशिश करते हैं उसकी ब्लीडिंग बंद की जाए, फिर दर्द की दवा की जाती है। लेकिन हमारी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है। मैं जो आखिर में आपसे बात करना चाहता था अशराफिया के बारे में, तो उसके बारे में वो बात करते तो उसमें मैं थोड़ा सा और जोर बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, आजकल किधर जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा, साजिद साहब, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात आई गई है, तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि उनके सामने एक वजीर आजम भी बेबस नजर आता है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्या आप रोशनी डालेंगे? ब्यूरोक्रेसी की ताकत का सरचश्मा कौन है, और वो इतने ताकतवर हो कैसे गए कि कभी ये होता था कि मुल्क जो था वो ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत चला रही होती थी, और अब ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को चला रही है। तो ये गंगा उल्टी कैसे बही?
देखिए, अगले दिन मैं हिस्ट्री की एक बुक पढ़ रहा था और जी। पढ़ने की कोशिश इसलिए की कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उन्होंने, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान से $17.5 बिलियन हर साल अशराफिया खा पी जाती है या बाहर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग कर जाती है, जिसकी कोई समझ नहीं आती। उसके बारे में जब मैंने पढ़ने की कोशिश की कि करप्शन किस तरीके से हमारे बोन मैरो में, हमारे खून में जा चुकी है, तो बुक किसी ने बड़ी अच्छी लिखी। उस बुक में मैं सबसे पहले तो एक पाकिस्तान का सबसे पहला करप्शन का केस मेंशन करना चाहूंगा कि अयूब खोड़ो साहब, जो कि सिंध के पहले वजीर आला थे, नामजद वजीर आला थे, सबसे पहला पाकिस्तान में करप्शन का केस उनका था। वो केस किस चीज का था? एक लिनोटाइप अमेरिकन प्रिंटिंग मशीन थी और अयूब खोड़ो साहब इतने पढ़े लिखे और सोफिस्टिकेटेड आदमी थे, उनकी अपनी अखबार थी कराची में जिसका नाम था सिंध ऑब्जर्वर। तो उन्होंने सबसे पहले तो वो अमेरिकन प्रिंटिंग मशीन जो वहां से उठाई तो वो हड़प कर गए। उनके खिलाफ गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह वहां के गवर्नर थे और उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब अभी जिंदा थे। उनको भी जब ये पता चला तो उन्होंने इनके खिलाफ केस पुलिस में क्रिमिनल केस रजिस्टर कराया और जो गवर्नर साहब थे उन्होंने अयूब खोड़ो से उनके पुलिस डिपार्टमेंट का इख्तियार वापस ले लिया। लेकिन सितम ज़रीफी ये हुई कि सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब फौत हो गए 1 साल बाद, और उनके उसी कुछ अरसे बाद गवर्नर गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह वो भी फौत हो गए। तो करप्शन का पहला केस भी लाड़काना के हिस्से में आता है। ये पहला डाका भी अयूब खोड़ो साहब जो कि लाड़काना के थे, इन्होंने डाला। उसके बाद आज यहां अमेरिका खड़ा है, इसके फाउंडर 2 लोग हैं, सिकंदर मिर्जा साहब और अयूब खान साहब। सिकंदर मिर्जा साहब एक ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने सबसे पहले हमारे पहला मार्शल लॉ भी उन्होंने लगाया। और आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से फौज को प्लाटों में लाया गया, फौज को कारोबार में लाया गया, उसके फाउंडर अयूब खान साहब हैं और ब्यूरोक्रेसी के सिकंदर मिर्जा साहब हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अशराफिया के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कई सियासतदानों ने की। जिस तरह भुट्टो साहब थे, रिफॉर्म लेकर आने की कोशिश की, वो भी इबरत का निशान बना दिए गए। परवेज मुशर्रफ दौर में नाज़म सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई, उनको भी ख़त्म कर दिया गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। और रिसेंट हालात ये हैं, इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी 2 करप्ट हजूम में डिवाइडेड है। मैं उनको सियासी पार्टियां कहना सियासत की तौहीन समझता हूं, क्योंकि दोनों सियासी नहीं है, वो फैमिली इंटरप्राइज हैं। एक पे एक ऐसा बच्चा बिठाया गया इंग्लैंड से ले जाकर जो ना उर्दू जानता है ना कल्चर जानता है। दूसरी साइड पे एक ही फैमिली है जो लंदन में अपना कारोबार बना रही है, 300-400 प्रॉपर्टी से ज्यादा है। मैं इनको सियासी पार्टियां नहीं कह सकता, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे CSS अफसर, PCS अफसर इन 2 ग्रुपों में इन्वॉल्व थे, पीपल्स पार्टी के या नून लीग के। अब इमरान खान साहब आए, क्योंकि तीसरी पार्टी तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आया कि इनके साथ क्या करना है। वो इनके साथ इनकी हेल्प नहीं कर रहे। इसकी मिसालें कई मौजूद हैं। अब यहां पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा। क्या हुआ, अहद चीमा साहब का केस था और इस तरह के कई और केस हैं जो ब्यूरोक्रेसी समझती है इसके जरिए हमारी तौहीन की गई है, इसलिए हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपके पाकिस्तान में मास्क पहनाने के लिए भी फौज बुलाई गई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, या आप वो दे आर नॉट कोऑपरेटिव। ये अशराफिया के हालात हैं। अब आखिर में ये तो, और इसका हल कोई मौजूद नहीं है मेरे नजर में। मैं जिस तरह पहले कहा ब्लीडिंग नहीं रुक रही, वो क्यों कहा है मैंने? पाकिस्तान में कई दफा फौज आई है, फौज ने कोड़े मारे लोगों को, लेकिन वो भी ठीक नहीं कर सके। एक ऐसे ग्रुप ने भी टेक ओवर किया जिनके पास तोपें, टैंक, सारा कुछ था, लेकिन वो भी इन चीजों को खत्म नहीं कर सके। तो इसका हल क्या है, ये मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है। मैं भी चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, मैं भी चाहूंगा कि वो एक राइट ट्रैक पर आए। मैं पाकिस्तानी होने के बावजूद दुनिया में दर बदर धक्के क्यों खाता फिर रहा हूं? मेरी तरह क्यों पाकिस्तानी है जिनको पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है? वी आर रिजेक्टेड। हमें रिजेक्ट किया गया है, हमें पुश किया गया है। हमारे बच्चे, आप देखिए तुफ्तान से, मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूं, मंडी बहाउद्दीन से, हमारे बच्चे क्या करते हैं आपने कभी सोचा है? बसों पे बैठ के यूनान आते हैं, बसों पे, किश्तियों पे बैठ के जर्मनी आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं मुझे ये भी बताया जाओ। आधे मर जाते हैं आते आते। तुफ्तान से बसों में बैठ के, पिकअप ट्रकों में बैठ के आते हैं, क्योंकि वहां बिल्कुल कल की ही खबर है कि 56 लोग जो पाकिस्तानी थे वो इलीगल यूरोप जाते हुए उनको पकड़ा गया है।
और वहां से वापस उनको FIA के हवाले किया गया है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है उनके पास है। सर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वापस आऊंगी कि ब्यूरोक्रेसी अवाम की नौकर है, अवाम की खिदमत के लिए ब्यूरोक्रेसी मौजूद होती है, लेकिन हमारी अवाम भी इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं बोलती। आप क्या समझते हैं कि अवाम मजबूर है या अवाम को अपने हकूक का अदराक ही नहीं है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी पे मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने में थोड़ा सा एक आपने वो पूछ लिया कि ब्यूरोक्रेसी बनी किस तरह है। ब्यूरोक्रेसी गोरे ने 1800 सेंचुरी में ये जब इसको शुरू किया तो उसमें सबसे पहले करते क्या थे। इसकी ब्यूरोक्रेसी का बैकग्राउंड इस तरीके से है, जब महाराजा रंजीत सिंह से गवर्नमेंट ली गई, जब उनको शिकस्त उनसे गवर्नमेंट ले ली गई, तो इस इलाके में गोरों ने मुसलमानों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसी दौर में वहां पे हमारे नून फैमिली आगे आई, उन्हीं में हमारे दूसरे कई ग्रुप आगे आए, दौलताने आए, उसमें उसमें चट्ठे आए। अब वो क्या करते थे कि जिमीदारों, इन लोगों को जमीनें देकर इनके लड़कों को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाते थे, उनको ब्यूरोक्रेसी, इनके तहसीलदार बना देते थे। उनको ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने किस तरीके से इन लोगों का खून चूसना है, इनके साथ बदतमीजी करनी है, आप एक डिफरेंट रूलिंग क्लास हो। और आज भी वही हो रहा है। आज भी आपकी CSS एकेडमी में बताया जाता है कि आपने सिविलियन के साथ मिक्सअप नहीं होना, आप एक डिफरेंट क्लास में हो, आप जो कुछ करोगे जायज होगा। अब देखें, एहतसाब पाकिस्तान में होता है, सिर्फ सियासतदान का हो रहा है। कभी आपने किसी जज के खिलाफ या किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एहतसाब होते देखा है? किसी जर्नैल को आपने इबरत का निशाना बनाया है? आपने आपका क्या ख्याल है वो करप्ट नहीं है? वो भी करप्ट है। लेकिन एक ऐसा माइंड सेट कर दिया गया है कि ये लोग आपके हाकम है, आपके ऊपर इस तरह। आज भी CSS अफसर यही समझता है इलाके में जिस तरह वो वॉइस रहा है, हालांकि वो एक टैक्स पेयर का मुलाजिम है। ये उनके दिमाग में, उनकी ट्रेनिंग में ये डाला ही नहीं जाता कि सर्व किस तरह करना है। वो कई लोग शरीफ आदमी आते हैं तो उनकी तजलील अपने दफ्तर में किस तरह करता है, उनको कुर्सी ऑफर नहीं करता। हर CSS अफसर के दरवाजे के बाहर एक चपड़ासी बैठता है और वो या तो पैसे लेके अंदर साहब के पास जाने देता है, और या फिर वो बताता है ये बहुत बड़ा फलां कौन आया, तो तब वो आगे से मिलता है। ये एक माइंड सेट है। उनको सर्विस नहीं किया जाता, रूल कर लिए हाकमे आला बना के भेजा जाता है। ये एक पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अलमिया है। इसमें कोई तब्दीली, मैंने आपको बताया कई लोगों ने तब्दीली करने की कोशिश की है, लेकिन उनको इबरत का निशान बना दिया गया है। और अफसोस के साथ कि मैं अपनी पाक फौज में उनको कहूंगा कि वो भी कई दफा पाकिस्तान में जब आए हैं और वो भी इन हालात को, गरीब आदमी को रिलीफ नहीं दिला सके, ये ब्यूरोक्रेसी का माइंड सेट चेंज नहीं कर सके, पाकिस्तान को फेल किया गया। और मैं ये एक और यहां पे बात करना चाहूंगा कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे अब इन्होंने एक अलायंस, इत्तेहाद कर लिया है। सबसे पहले जब गोरे ने ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने ये जो एक जिसको आप DMG या CSS ग्रुप कहेंगे, जब ये क्रिएट किया गया था, ये अदलिया और फौज से अबव थी इनकी पावर्स या इख्तियारात। लेकिन अब ये सारे के सारे जिनकी बात कर, इन्होंने एक अलायंस कर लिया, इत्तेहाद, करप्शन के लिए और पाकिस्तान को लूटने के लिए। आज जो मैं फाइनल ये कहूंगा, फाइनल अपना मेरा फिक्रा ये होगा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करप्शन ब्यूरोक्रेसी की मदद के बगैर नहीं की जा सकती। जब भी किसी सियासतदान ने लूटना है तो साथ उसको, उसका फैसिलिटेटर कौन होगा? कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा। अगर ब्यूरोक्रेट ने लूटना है तो साथ उसकी इमदाद के लिए यही ग्रुप इकट्ठा होगा। तो ये एक अलायंस बन चुका है कि हमने मुल्क को लूटना, खाना किस तरीके से है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता, क्योंकि हमारी बोन मैरो में जा चुकी है। हमारा सब्जी बेचने वाला भी करप्ट है, हमारा दूध बेचने वाला भी करप्ट है, हमारे दवाइयां बेचने वाले भी करप्ट हैं, हमारे ऊपर हाकिम भी गलत बैठे हैं। मैं कई दफा ये बड़ी रिसर्च करके, अभी भी रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल, कि इसका क्या हल है, हम किधर जाएंगे। करप्शन अमेरिका में भी मौजूद है, इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि यहां पे भी। करप्शन जो है इंसानी जिबिल्लत का एक हिस्सा है। जहां भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये अपना वार, जो ह्यूमन है वो इस पे अपना वार करेगा। लेकिन यहां पे करप्शन या तो बहुत ऊपर वाले लेवल पर है, मिडिल क्लास, हमारे पुलिस वाले हर चौक में यहां अमेरिका में खड़े होकर आपसे 100 रुपया, 500 रुपया नहीं मांगते। यहां पे अभी भी उन्होंने कल्चर का हिस्सा बनाया कि यूनिफॉर्म पुलिस वाला पहनता है तो फख्र के साथ पहनता है। यहां पे फौजी अपना यूनिफॉर्म पहनता है तो फख्र के साथ पहनता है। हमारे यहाँ पे 911 हुआ था तो हमारे कई फुटबॉल प्लेयर जो मिलियनर बिलियनर थे, उन्होंने छोड़ के आर्मी जाके ज्वाइन की प्राइड के लिए कि हम अपने मुल्क को सर्व करेंगे।
जब तक वो प्राइड नहीं होगी, आपके रोल मॉडल नहीं होंगे, आप प्रमोट नहीं करेंगे एज ए सोसाइटी, तो वो खत्म नहीं होगा। अब देखें ट्रैश फेंकना है कि बिल्कुल उसी तरीके से उसी मुहावरे के साथ, करप्शन के साथ आता है। हमारा जो लोग आप खाते हैं कोई भी चीज, फौरन आप लिफाफा गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। सिगरेट पी के तो गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर फेंक देते हैं। ये जब तक ये चीजें नहीं आएंगी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमारे बच्चे यूरोप में, मिडल ईस्ट में धक्के ही खाते रहेंगे। हमारे ऊपर हम हाकिम इसी तरह आएंगे कि जिस तरह के हमारे लोग हैं उसी तरह के हमारे ऊपर हाकिम आएंगे। वो लूटेंगे, लंदन आएंगे, लंदन चले जाएंगे। पर सारी जिंदगी यही 73 साल में हुआ है। आपको देखना होगा कि सिकंदर मिर्जा साहब कहाँ गए थे। यहां मैं आखिर में ये भी कहूंगा कि सिकंदर मिर्जा साहब के आखिरी चश्मो चिराग जो थे उनका अगले दिन यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में इंतकाल हुआ है। और यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि सिकंदर मिर्जा साहब मीर जाफर की फैमिली में से थे, जिन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के कत्ल में भी हिस्सा लिया था इस हिस्ट्री में। मीर जाफर साहब की फैमिली में से टीपू सुल्तान के साथ भी मीर जाफर साहब और उनके डिसेंडेंट, ये भी मैंने हिस्ट्री की बुकों में पढ़ा है। इट्स नॉट माई पर्सनल स्टेटमेंट और समथिंग। अब मैं आखिर में एक चीज जो मेंशन करना चाहूंगा जो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग इस वीकेंड पे हुई। मैं जावेद चौधरी साहब का हर आर्टिकल पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं। कई और जो है हमारे पाकिस्तान में राइटर और जर्नलिस्ट, उनके बारे में पढ़ता हूं। उनका एक आर्टिकल आया था कि वो किसी को जानते हैं कि वो बिलियनर किस तरह बना। वो मुझे बड़ा उसने स्ट्राइक किया। और साथ मैंने जब अमेरिकन लाइफस्टाइल को देखा है तो उसके साथ उसकी बड़ी मुमासलत थी। वो मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा कि वो इस तरीके से कि चौधरी साहब के पास एक बंदे ने आकर स्टोरी बताई कि मेरी स्टोरी में किस तरह बिलियनर बना। वो इस तरीके से कि एक पढ़ा लिखा नौजवान इंटीरियर सिंध से था और वो बेरोजगार कराची में जॉब ढूंढता था, उसको जॉब नहीं मिलती थी। तो एक दिन वो गया, सड़क से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि चंद मजदूर जो थे वो वहां से ईंटें इकट्ठी कर रहे थे, ईंटों को तरतीब में रख रहे थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन शुरू करनी थी। तो उन्होंने कहा उस बंदे ने कि मैंने अपने कपड़े उतार के फाइलें साइड पे रख के तो मैंने उन मजदूरों के साथ ईंटें जाके सीधी करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने मजदूरों ने कहा जी हमें और बंदा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं फ्री हेल्प कर रहा हूँ आपकी, मैं ईंटें सीधी करूंगा। तो वो कहते हैं कि मैंने जब वो करके तो मैं कपड़े पहन के तो जाने लगा तो वो ठेकेदार भागता है। उसने कहा जी आप पैसे ले लें हमसे। तो उन्होंने कहा मैंने पैसे नहीं, मैंने फ्री काम किया। तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी उसको बताई तो ठेकेदार ने कहा कि शाम को आकर तुम मेरे हिसाब किताब भी मेरे साथ हेल्प किया करो। तो इस तरीके से वहां पे उन्होंने जाना आना शुरू किया और वहां से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खासकर ठेकेदार के लिए जो उनकी ईंटें कम देते थे वेंडर, उनको जो सीमेंट कम देते थे, उसमें से जो वेंडर सप्लाई में बंद नहीं कर रहे थे, तो उसको रोकने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ठेकेदार बन गए और वो ही इज बिलियनर नाउ। अब उसका मैं मुआसलत में किस तरीके से कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी, हमारा हर पढ़ा लिखा बच्चा जो है, मुझे अक्सर पाकिस्तान से मैसेंजर पे और फोन पे आते हैं कि हमें इतना लोन दे दो, हमें इतना पैसा दे दो, हम कारोबार करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए एक मिसाल ये देना चाहूंगा कि अमेरिका में जॉबें किस तरह शुरू होती हैं। मेरा लड़का आजकल लॉ स्कूल खत्म कर रहा है और वो भी इंटर्नशिप कर रहा है। यहाँ पे हमारे एक कॉन्सेप्ट है इंटर्नशिप का भी, पाकिस्तान में भी वो जा रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन लार्जर स्केल पे नहीं है। अब वो इंटर्नशिप क्या होता है कि आप फ्री जाके काम करते हैं, आप उसकी तनख्वाह नहीं लेते। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास भी इंटर्नशिप आती है, लोग हर साल समर इंटर्नशिप दी जाती हैं। तो लोग आते हैं, हम उनको इंटर्नशिप देते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमें कि क्या डिलीवर कर पाएगा बंदा। और वो जो डिलीवर करता है हम उससे इंप्रेस होते हैं। मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हर साल 10 से 15 लोग आके इंटर्नशिप करते हैं और उनमें से 4 या 5 को जॉबें दी जाती हैं। अब वो क्योंकि वो 4-5 जो है हमें इंप्रेस करते हैं उस समर में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ लेकर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। मेरा लड़का आजकल इंटर्नशिप कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एक हाई कोर्ट के जज के साथ क्लर्कशिप कर रहा है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे बच्चे, मैं हमेशा ये पाकिस्तानी बच्चों को कहता हूं कि प्लीज घरों से निकलो, गाड़ियां चलाओ, ऊबर चलाओ, लेकिन आप बिल्कुल बेरोजगार ना बैठो। मैं जब पाकिस्तान से यहां आया था तो मैं देखता था इस्लामाबाद में, लाहौर में, कि हर चौक में 6-6, 5-5 लड़के खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आती जाती लड़कियों के ऊपर फिक्रे कस रहे हैं। तो खुदारा ये ना करो, निकलो, बाहर जाओ, इंटर्नशिप करो। सड़कों पे अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं लेकिन आप उठाने से कासर हो। तो मैं इसी के साथ अगले वीकेंड के लिए, अगले वीक तक इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।